स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले और कुछ संभावित प्रश्न भी इसके अंदर ऐड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो सारा सवाल को देखते हुए चलिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और कुछ संभावित प्रश्न भी ऐड किया गया है। चलिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा का प्रसिद्ध खेड़िया नृत्य किस अवसर पे किया जाता है। सवाल को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से सवाल कि हरियाणा का प्रसिद्ध खेड़िया नृत्य किस अवसर पे किया जाता है। अगर आप लोग उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़के की शादी में बारात जाने के बाद ये नृत्य किया जाता है, खेड़िया नृत्य। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो क्वेश्चन और बताता हूँ, याद रखिएगा। पहला पूछ सकता है कि लूर नृत्य, याद रखिएगा कौन सा नृत्य, तो लूर नृत्य किस त्यौहार पे किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो जो लूर नृत्य होता है वो कौन से त्यौहार पे किया जाता है, तो ये होली पर किया जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि होली पे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखिएगा लूर नृत्य किया जाता है। और एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा, फाग नृत्य कौन सा महीना में किया जाता है। फाग एक नृत्य है जो कि कौन सा महीना में किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि जो फाग नृत्य है वो फागुन मास के महीना में किया जाता है। कौन सा महीना में किया जाता है, तो फागुन मास के महीना में ये फाग नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है सवाल को कि हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है। तो फटाफट से बताइए उत्तर, जो लोग भी जानते हो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन नंबर ए में है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आग्रोह विकास बोर्ड का गठन हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए किया गया है। सवाल कह रहा है कि आग्रोह विकास बोर्ड का गठन हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए किया गया है। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्रोह हिसार। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आग्रोह हिसार के लिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था, आग्रोह विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि 1976 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय झज्जर के नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। सवाल क्या कह रहा है कि 1857 के क्रांति के समय झज्जर के नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो याद रखिएगा कि कौन है जो कि अंग्रेजों का विरोध किए थे, तो नवाब अब्दुल रहमान खान ने। कौन किए थे, नवाब अब्दुल रहमान खान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा झज्जर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो हरियाणा तिलक है ये एक प्रकार का कैसा पेपर है। याद रखिएगा जो हरियाणा तिलक है एक प्रकार का साप्ताहिक अखबार है। सवाल पूछा जाएगा अगर कि साप्ताहिक अखबार कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, हरियाणा तिलक साप्ताहिक अखबार है। याद रखिएगा कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1923 में, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध पेपर है, कौन सा, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पेपर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा हरियाणा के किस जिले में है। सवाल को याद रखिएगा कि छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में छोटा हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन दिया गया है कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर या फिर रेवाड़ी। तो फटाफट से इसका उत्तर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। चलिए याद रखिएगा एक प्रश्न बताता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अगर आप लोग उत्तर जानते हो तो फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा सबसे छोटा जिला हो जाएगा, तो सबसे जो छोटा जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पंचकुला। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पंचकुला हो जाएगा। चलिए अगला नंबर
प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो किस जिले में स्थित है। बताना है आप लोग को कि हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हिसार, करनाल, जींद या फिर अंबाला। फटाफट से उत्तर बताइए अगर आप लोग जानते हो तो। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में स्थित है, तो करनाल जिले में स्थित है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1985 में। याद रखिएगा स्थापना हुई थी 1985 में। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, गंगौर का त्यौहार मुख्य रूप से हरियाणा के किस क्षेत्र में देवी गौरी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। आप लोग को बताना है कि गंगौर त्यौहार का मुख्य रूप से हरियाणा के किस क्षेत्र में देवी गौरी की पूजा में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा पूजा मनाया जाता है, तो हिसार और भिवानी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है कौन सा, हिसार, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हिसार और भिवानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्योतिषीर सरोवर कहाँ स्थित है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध ज्योतिषीर सरोवर कहाँ स्थित है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा कहाँ दिए थे, कुरुक्षेत्र में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी में है कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा कैथल को हरियाणा का जिला कब बनाया गया। यह भी सवाल पूछ सकता है कि कैथल को हरियाणा का जिला कब बनाया गया। तो याद रखिएगा कि कब बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था कैथल को हरियाणा का जिला। याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल को याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा यह पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, कहाँ स्थित हो जाएगा, पंचकुला में। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सिरसा, हिसार, जींद या फिर फतेहाबाद। फटाफट से इसका उत्तर बताइए अगर आप लोग इसका राइट आंसर जानते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा। चलिए इसकी स्थापना भी याद रखिएगा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी। याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि हरियाणा के दिल के नाम से किसे जाना जाता है। सवाल पूछा जाएगा अगर कि हरियाणा के दिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जींद को हरियाणा का दिल के नाम से जानते हैं। हरियाणा का दिल के नाम से किसे जानते हैं, तो जींद को जानते हैं। याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी और मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी और मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा किसे जाना जाता है, तो गुरुग्राम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है गुरुग्राम। याद रखिएगा हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल याद रखिए कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी। तो याद रखिए कहाँ से हुई थी, तो अम्बाला से हुई थी। कहाँ से हुई थी, अम्बाला से हुई थी। सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, कपाल मोचन मेला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सवाल को याद रखिएगा कि कपाल मोचन मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो कौन सा जिला में लगता है बताइए। तो ये लगता है यमुनानगर में। यमुनानगर ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, चौधरी बंसीलाल थर्मल पावर पॉइंट या राजीव गांधी पावर पॉइंट के बाद दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सवाल कह रहा है कि चौधरी बंसीलाल थर्मल पावर पॉइंट या राजीव गांधी पावर पॉइंट के बाद दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो बताइए ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यमुनानगर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। फटाफट से उत्तर बताइए ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये रोहतक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रोहतक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है,
तरौरी तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में किनके बीच लड़ा गया था। सवाल कह रहा है कि तरौरी तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। सबसे पहले याद रखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए बताइए फटाफट से कि किनके बीच हुआ था। तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अंबाला जिले की स्थापना का श्रेय किस राजपूत शासक को दिया जाता है। बताना है आप सभी को कि अंबाला जिले की स्थापना का श्रेय किस राजपूत शासक को दिया जाता है। तो याद रखिएगा किसे दिया जाता है, तो ये आंबा राजपूत के जाता है। आंबा राजपूत देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर नवंबर। तो फटाफट से बताइए कि ये कब आयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये फरवरी में किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छछरौली को अत्यधिक वर्षा के कारण किस नाम से जाना जाता है। आप लोग को बताना है कि छछरौली को अत्यधिक वर्षा के कारण किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि यह हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक सवाल याद रखिए कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, यानी कि किस जिले में होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कौन सा जिला में होती है। तो याद रखिएगा सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखिएगा ये होता है सिरसा और हिसार में। कहाँ होता है, सिरसा और हिसार में। याद रखिएगा सिरसा और हिसार में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध भाखड़ा नहर किस स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा का प्रसिद्ध भाखड़ा नहर किस स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो फटाफट से बताइए कौन सा स्थान से प्रवेश करती है। तो ये टोहान फहेदाबाद, देखिए टोहाना फहेदाबाद से करती है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल को ध्यान में रखना है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पंचकुला, चंडीगढ़, रोहतक या फिर कुरुक्षेत्र। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। आप लोग को बताना है कि हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। फटाफट से उत्तर बताइए कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न है, तोसमा में स्थित प्राचीन पंच तीर्थ और तोसाम की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। आप लोग को बताना है कि तोसाम में स्थित प्राचीन पंच तीर्थ और तोसाम की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। तो ये कौन सा जिला का हिस्सा हो जाएगा, ये भिवानी का हिस्सा है। कौन सा जिला का हिस्सा है, तो भिवानी का हिस्सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का जो समवर्ती सूची है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो याद रखिए कौन सा देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। फटाफट से इसका उत्तर बताइए। तो याद रखिएगा ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल आपको याद रखना है, अगर पूछ ले जाए कि विश्व सांख्यिकी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है, विश्व
सांख्यिक दिवस, विश्व सांख्यिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सेक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा करता है? बताइए कौन है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन जमा करता है, फटाफट से बताइए। तो ये करता है यकृत जमा करता है। यकृत देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। केरल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप लोग को बताना है कि सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन में है शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। तो याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। शुक्र देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। और एक प्रश्न याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आप लोग को बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। और फेराइडे किसका ऐसा ही मात्रक है? तो याद रखिएगा फेराइडे हो जाएगा विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो फेराइडे होता है विद्युत धारिता का। दूसरा याद रखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वो कूलम्ब हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। याद रखना है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तीनों प्रश्न को याद में रखना है, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तो ये हो जाएगा सेंट्रॉन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सेंट्रॉन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? आप लोग को बताना है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर ए में है, कब आया था साइमन कमीशन भारत? तो 1928 में आया था। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। 1930 में क्या हुआ था? याद रखिएगा 1930 में हुआ था, एक हुआ था डांडी मार्च हुआ था। और सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही हुआ था। सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। और 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? सबसे पहले याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। देखिए यहाँ पे 1875 दिया हुआ है। सवाल हमारा कह रहा है कि किसने की थी? तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कौन सा स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान पैसों के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट से इसका उत्तर बताइए कि मुद्रास्फीति के दौरान मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है वो क्रय शक्ति घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? आप लोग को बताना है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये दिग्गु समास हो जाएगा। देखिए दिग्गु समास ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए में है द्विगु समास। शब्द कैसे पहचानना है कि द्विगु समास मैंने कैसे पहचाना? देखो, इसको ना पहचानने का सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए। शब्द का अगर पहला पद शुरुआत वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा संख्या या गिनती को बताता है, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या बताता है? शब्द का पहला पद यानी कि शुरुआत वाला जो हिस्सा रहता है वो हमेशा एक संख्या या गिनती को बताता है, वैसे को द्विगु समास कहते हैं। पहचानने के लिए याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे 2 संधि विच्छेद और याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पूछ सकता है परमात्मा का याद रखिएगा, दूसरा एक गणेश का याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, परमात्मा और गणेश। तो सबसे पहले बताइए सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सत प्लस जन। सत प्लस जन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग को परमात्मा का बताना है, तो परमात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए परमात्मा का जो हो जाएगा वो परम प्लस आत्मा हो जाएगा। परमात्मा का संधि विच्छेद परम प्लस आत्मा हो जाएगा। और गणेश का हो जाएगा गण प्लस ईश हो जाएगा। गणेश का गण प्लस ईश हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटाफट से बताइए कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूरी तरह नष्ट कर देना। देखिए पूरी तरह नष्ट कर देना ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, जय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो जय का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा पराजय, यानी कि जय का पराजय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल शब्द का कौन सा परिवाची शब्द नहीं है? आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन है जो कि जल का परिवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से जो 3 होगा वो जल का परिवाची शब्द होगा और 1 नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा है? फटाफट से बताइए। तो देखिए जल का परिवाची शब्द होता है, नीर भी जल का परिवाची शब्द हो जाएगा। और देखिए सरोज होता है कमल का परिवाची शब्द। सरोज किस चीज़ का होता है? कमल का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जल का भी याद रखिएगा, जल का हो जाएगा नीर, तोय, अम्बु, ये तीनों जल का हो गया। और जो सरोज हो जाएगा वो कमल का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, उदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग को उदार शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो उदार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनुदार हो जाएगा। अनुदार देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है, उसी प्रकार लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का हो जाएगा, कवि का हो गया कवित्री, तो लेखक का क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो लेखक का लेखिका हो जाएगा। देखिए लेखिका ऑप्शन नंबर ए में है, लेखिका हो जाएगा। लेखिका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, अदगल गगरी छलकत जाए लोकरीत का अर्थ आप लोग को बताना है, यानी कि अदगर गगरी छलकत जाए इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। आप लोग को इनमें से स्पेलिंग वर्ड बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो नॉलेज का जो स्पेलिंग होता है वो KNOWLEDGE होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, KNOWLEDGE ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक एक वर्ड को आपको याद रखना है, तभी आप लोग इसको सही कर पाओगे। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से सवाल पूछ रहा है, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर फर्स्ट ए पीस वेयर बेस आर कीप्ड। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, द कैट इज सिटिंग। द कैट इज, यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे, इनटू, थ्रू या फिर बिटवीन। फटाफट से बताइए। तो द कैट इज सिटिंग,
सीटिंग अंडर का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, सीटिंग अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे बैठा है। देखिए अंडर ऑप्शन नंबर ए में है तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम यानी कि एंटोनिम का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे विलोम पूछ रहा है। एक्सेप्ट का विलोम आप लोग को बताना है, तो एक्सेप्ट का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और रिजेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर उल्टा, यानी कि इसका रिजेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फटल। साइनोनिम का मतलब आपसे परिवाची शब्द पूछ रहा है, तो फटाफट से इसका परिवाची शब्द बता दीजिए। तो इसका परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवाची शब्द ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल ही रिटर्नेड आफ्टर। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, सवाल कह रहा है कि ही रिटर्नेड आफ्टर एन आवर, ए आवर, द आवर या फिर नो आर्टिकल नीडेड। तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, एन आवर। देखिए एन ऑप्शन नंबर ए में है तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द प्लूरल, सेलेक्ट द प्लूरल फ्रॉम, सेलेक्ट द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड ऑफ फूट, यानी कि फूट से आप, फूट का मतलब प्लूरल पूछ रहा है, तो इसका फूट का हो जाएगा फीट। देखिए फीट है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए में है फीट। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोम ऑफ एनिसेंट। साइनोम का मतलब आपसे परिवाची शब्द पूछ रहा है, तो बताइए फटाफट से एनिसेंट का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो परिवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका परिवाची वेरी ओल्ड हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेंसिव। एंटोनिम का मतलब आपसे विलोम पूछ रहा है, तो एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, तो यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा सिंपल चीप यानी कि सस्ता हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को विषम संख्या पता होना चाहिए। अगर विषम संख्या नहीं पता है तो आप लोगों से नहीं बनेगा। देखिए विषम संख्या कौन होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। टोटल कितना संख्या है, 5 संख्या है। सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करने के बाद टोटल कितना संख्या है, 5 संख्या है। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ऐड करने हम लोग टोटल ऐड कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना संख्या था, 5। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा। देखिए ये इतना ऑप्शन कहीं पे है, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, 12, 16 और 24 का एचसीएफ। ये तो सिंपल प्रश्न है, इसको आप लोग फटाफट से सॉल्व कीजिए। इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा सॉल्व, हाँ इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, देखिए इस तरीके का प्रश्न सिंपल सा है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। जितना दिया हुआ रहेगा उतना सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है, और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि 100 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। 54 नंबर प्रश्न है, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये भी सिंपल प्रश्न है। देखिए इसका आंसर निकालने के लिए ना ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ये किलोमीटर में आएगा। देखिए ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। आंसर आप लोग को कितना लाना है, आंसर आप लोग को सॉल्व करके लाना है 7 सेंटीमीटर। चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार किसान का संबंध खेत से है उसी प्रकार वैज्ञानिक का संबंध किससे है। बताइए किसान का संबंध खेत से है तो वैज्ञानिक का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो प्रयोगशाला से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोग को अगला पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोग अगर वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी का वर्ग मतलब स्क्वायर दिया गया, सॉरी वर्ग नहीं स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देखिए ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि आप लोग को स्क्वायर निकालना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 58 नंबर प्रश्न है, ए बी की बहन सी का भाई सी डी का पुत्र है तो डी ए का संबंध आपसे पूछ रहा है। सवाल फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि ए बी का बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र और ए डी ए का संबंध आपसे पूछ रहा है। तो इसका संबंध हो जाएगा पिता और माता का। देखिए पिता और माता ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दी गई विकल्पों में विषम संख्या चुनिए। आप लोग को इनमें से विषम संख्या चुनना है। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग का यूज कीजिए, सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो हमारा विषम संख्या दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 100, क्योंकि देखिए 27 हो जाएगा किसका क्यू, ये हो गया 3 का क्यू हो गया, और ये हो गया 4 का क्यू हो गया, और ये हो गया किसका, ये 5 का क्यू हो गया। लेकिन ये 100 है जो कि किसी का क्यू नहीं है, यानी कि सबसे विषम ई हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोग का स्कोर कितना है।